जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो सभी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। और हम जो लेक्चर्स कराते हैं, जैसे अभी क्या चल रहा था, ग्रेविटेशन चैप्टर आपका, ठीक है, तो उससे अच्छे से तैयारी चल रही है। कल हमने लेक्चर्स किया था, उसकी अच्छे से तैयारी आप लोग की चल रही होगी। और आज जो बहुत मोस्ट अवेटेड लेक्चर है, जो केप्लर्स लॉ का है, जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, उसके डेरिवेशन में कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, केप्लर्स के सेकंड लॉ में कन्फ्यूजन रहती है, एरियल वेलोसिटी में कन्फ्यूजन रहती है ना, कन्फ्यूजन का चैप्टर है। और केप्लर्स लॉ कैसे आया, हर चीज़ में आपको जितनी भी कन्फ्यूजन होगी, अगर आप कहीं से देख के आए और नहीं समझ में आया, तो आपको यहाँ पर हेड टू टो सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप सभी के प्यारे चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालोगे केप्लर्स लॉ, आज हमको पढ़ने, ठीक है। तो क्या है इसकी हेडिंग, केप्लर्स लॉ। केप्लर्स के लॉ ना, ये होगी हमारी आज हेडिंग। अब देखो, केप्लर ने, जैसे न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए, किसके, न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए, वैसे केप्लर ने क्या किया, 3 लॉ दिए, किसके, 3 लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन के, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप एक चीज़ समझ लेना, जैसे न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, तो ये न्यूटन की मेहनत नहीं थी, समझ रहे हो। इसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए, एक चेन ऑफ इवेंट है, 100-200 साल लगे तब जाके कोई एक रिजल्ट बनता है। वैसे केप्लर्स का लॉ बन गया क्योंकि इन्होंने पब्लिश करा दिया। बाकी इसमें इंडियन बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर कहते हैं विद्वान हैं, और बहुत सारे हमारे जो हैं वेस्ट के विद्वान हैं, और बहुत इजिप्शियन भी होते हैं आपके। तो सबका मेल जोल मिला के लास्ट में इन्होंने पेपर पब्लिश किया, तो इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने अच्छे से बताया कि ये होता है। बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने किसी से वो किया था, तो वो भी है, मतलब इन्होंने किसी से अपना लॉ चुराया था। अब तो केप्लर्स लॉ देखो क्या है, सिंपल सा 3 लॉ होंगे उसके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो पहला लॉ देखते हैं केप्लर का, फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसमें इन्होंने सिंपल बताया जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, आप लिखोगे ऑल प्लैनेट्स revolves around sun in elliptical orbit। कैसी, इलिप्टिकल और प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ना। इलिप्टिकल सर्कल नहीं होती, याद रखना, इनका पहला लॉ ही जो सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है, वो प्लैनेट का कभी सर्कुलर मोशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो कैसा मोशन है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन होगा, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ क्या है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन इज इन वन फोकस ऑफ इलिप्स। जो सन है हमारा, वो एक इलिप्स के एक फोकस में रहता है, ठीक है। जैसे सर्कल में क्या होता है, सर्कल में हमारे वो होता है सेंटर, वैसे इलिप्स में क्या होता है आपकी, इलिप्स में आपके 2 जो होते हैं फोकस होते हैं। अब देखो कैसे है, इसको समझना है ना, यहाँ पर हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो मान लो ये आपका इलिप्स ऐसा होता है, दिख रहा है अच्छे से। इसमें 2 लाइन आप ऐसे खींचोगे तो एक फोकस यहाँ पर होता है ना, F1, और एक फोकस यहाँ पर होता है आपका F2। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो हमारे सन है वो यहाँ पर है, ठीक है, आपको ये देखना है। और प्लैनेट जो होंगे यहाँ रिवॉल्व करेंगे, मान लो अर्थ यहाँ पर है, तो ये चीज़ होती है सिंपल सी, समझ में आ रही कि नहीं। यही इन्होंने प्लैनेटरी मोशन अपना दिया। अब देखो जो प्लैनेटरी मोशन है उसमें इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि ये इलिप्स के अराउंड, मतलब जो इलिप्स का जो होता है सिर्फ उसके अराउंड ये क्या करता है, मोशन होता है, सर्कल नहीं होता। तो आप में से बहुत लोगों को जो मान लो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, उनको तो बिल्कुल इलिप्स नहीं पता होगा। जो मैथ में वो अब तक इलिप्स पढ़ चुके होंगे, तो हम सबके लिए अच्छे से समझाएंगे। जो बायो वाले हैं वो भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, ये इलिप्स सिंपल सा सर्कल का एक स्टैंडर्ड वर्जन है समझने के लिए, ठीक है। सर्कल में क्या होता था, सर्कल, अच्छा कोई मशीन अगर अपग्रेड होती तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती ना, तो ये सर्कल का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें ये भी पूरा क्या कहते हैं आपका एकदम राउंड है, और सर्कल भी एकदम राउंड होता है। अब इसमें बात क्या है, देखो इसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसकी ये जो पूरी एक्सिस होती है, इसे एक्स एक्सिस के अलाउंड जो ज़्यादा बड़ी होती है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। और इस पूरी की जो लेंथ होती है 2a होती है। अगर इस पूरी की लेंथ 2a है तो इतने की कितनी हो जाएगी, a, और इतनी यहाँ की भी a हो जाएगी। और ये जो पूरी एक्सिस होती है इसको क्या कहते हैं आपके, माइनर एक्सिस। ये चीज़ें याद रखना है, अभी इनका यूज़ बताएंगे कैसे क्या है पूरा, ठीक है। इसको कहते हैं माइनस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। और अब देखो अगर इसका नाम क्या होता है, इसका a है तो इसको कहते हैं आपका 2b, तो इसका जो हाफ है वो b नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये पूरा a यहाँ तक, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट है इसको a,0 नहीं से कह सकते हो, यहाँ तक a है, और y एक्सिस में तो कुछ बढ़े नहीं, तो ठीक है। वैसे यहाँ वाले पॉइंट को माइनस का a,0 समझ में आ रही है ना बातें। वैसे यहाँ वाले पॉइंट को आप कहोगे माइनस का b,0,
और ऊपर वाले को कहोगे b, 0। अब जो इसके फोकस है इनकी बात कर लेते हैं। जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो सिंपल सी देखो कितनी होती है। जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है ए ई। अब यहाँ ई क्या है सब पता चलेगा, अभी सब्र करना है केवल, ठीक है। ए ई जो है वो आपका होता है, तो इसकी हो जाती है यहाँ पर ए ई, और यहाँ पर इस जहाँ सन है यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए ई डॉट। अब यहाँ माइनस प्लस से कंफ्यूज ना होना, अगर भाई एक्स एक्सिस से उस तरफ जाओगे तो माइनस ही तो होगा, सिंपल सी बात है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आई, हमने इलिप्स अच्छे से बताया। अब यहाँ आ जाता है ये जो फोकस की दूरी आई है वो ए ई फॉर्म में आई है, मतलब ये जो दूरी है ये ना, ये दूरी जो है आपकी ये वाली ये ए ई के फॉर्म में आई। तो इसमें ई क्या है, ए तो हमको पता है कि ये तो मेजर एक्सिस की एक लेंथ होती है, हाफ लेंथ, ठीक है। हाफ इसको कहते हैं क्या, इसका नाम भी अगर ये पूछे इसको क्या कहते हैं तो मेजर एक्सिस का आधा है तो उसको कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और इसको कहेंगे इतने को कहेंगे आपका सेमी माइनर एक्सिस। अब ई की बात आई, ई को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये देखो इसका कैसे निकलती है, ये होती है बी स्क्वायर, यानी कि आपकी जो माइनर एक्सिस है सेमी माइनर एक्सिस इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना आप लोग अच्छे से, ये चीज़ जो है इसको अच्छे समझना, ये चीज़ जो है आपकी यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, ठीक है, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है सिंपल सा। तो यहाँ से दिख रही वैल्यू कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू देखना, ये 0 ई की वैल्यू यहाँ तक ऐसे रहेगी। समझ में आ रही है कि बात नहीं, ये जो ई की वैल्यू है ये अच्छे से समझना, ये जो ई की वैल्यू है ये 1, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ई की ये 1 तक ना हो और ना ही 0 हो, 1 और 0 के बीच में हो। अगर ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, देखो इसके लिए आप समझो इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन से पहले समझें सर्कल की इक्वेशन क्या होती है ना। देखो बायो वाले जो है उनको भी हमको क्या कहते हैं अकाउंट में लेना है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिंपल सा देखना, इसकी इक्वेशन जो होती है सर्कल की, मान लो ये जो सर्कल है इसकी ये ए है, ठीक है, तो इसकी होती क्या सिंपल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होती सिंपल सी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। वैसे अब जो इसकी है इसकी क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से देखोगे अच्छे समझना, अगर मान लो ये 0 हुआ तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर उधर चला गया तो ये सर्कल बन गया। तो अगर इसेंट्रिसिटी जो ये ई है इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रही वैल्यू है ना, अब आप देखोगे अगर ये 0 की तरफ ज़्यादा तो ये सर्कल की तरफ बिहेव करेगा इलिप्स, और ये 1 की तरफ ज़्यादा तो ये इलिप्स बनेगा। समझ में आ रहा है। अगर पूरी वैल्यू 1 हो गई तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैथ अगर हम जब पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ भी बताएंगे। तो ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आई बिल्कुल। अब देखो इसके आगे जो है ये है, मान लो यहाँ पर सूरज है तो यहाँ आप देखोगे डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ पर कोई प्लानट है तो यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, और यही प्लानट यहाँ चला गया तो डिस्टेंस है ज़्यादा हो गई। तो अलग अलग समय में अच्छे से समझना, अलग अलग समय में जो ये डिस्टेंस कैसे होगी, और जो ये सबसे देखो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो यहाँ पर होगी सन से, अगर कोई प्लानट यहाँ पर है, और जो सबसे कम डिस्टेंस है वो यहाँ पर होगी। तो इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखते हैं, जब तक आप ये नोट करो। अब देखो वही समझना है, ठीक है। ये मान लो आपका फिर से इलिप्स हम बना लिया हमने, ठीक है, ये इलिप्स है। तो अब क्या होगा, मान लो अपना सन कहीं यहाँ पर है, सन अपना कहीं इस पॉइंट पे है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। तो सन अपना किसी इस पॉइंट पे हो, जो अपना प्लानट है वो 2 जगह हो सकता है, एक प्लानट यहाँ पर होगा, एक प्लानट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये क्या, ये फारथेस्ट डिस्टेंस है, ये सबसे फारथेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है आपकी सबसे पास वाली डिस्टेंस, तो इसको भी आर मानोगे, इसको भी आर मानोगे, ठीक। ये चीज़ तो है सिंपल से समझ में आ रही है। अब आप जानते हो जो ये होता है ये जो होता है ये कितनी डिस्टेंस पे होता है, ये सन यहाँ से ए ई डिस्टेंस पे होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं, हाँ ठीक है। और यहाँ पर से भी क्या होगा आपका, इस मान लो ये ए है लेकिन ये किस डिस्टेंस पे होता है, ए ई डिस्टेंस पे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ तक कहीं ए होगा लेकिन ये यहाँ से भी सन कितने होगा, ए ई डिस्टेंस पे, ये चीज़ नॉर्मल सी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पर कितना पॉइंट होगा, पूरा ये देखो ये 20 से ही तो निकलेगा, जो ए पॉइंट है 20 से ही निकलेगा कि नहीं, ठीक है। आप समझो जो सन है वो यहाँ पर है, सन जो है वो यहाँ पर, यहाँ तक पूरा ए होगा क्योंकि 20 से ए आएगा, जो मेजर एक्सिस है वो हमारी 20 से आएगी, सेमी मेजर एक्सिस। तो सिंपल सी अगर यहाँ पर आपसे कोई डिस्टेंस पूछेगा आर, है ना, जिसको क्या कहते हैं आपके एफिफेलियन भी कहते हैं, और जो क्लोजेस्ट आएगी ये मतलब जैसे ये जो क्लोजेस्ट इसको क्या कहते हैं पेरीफेलियन, और जो आपकी फार्देस्ट आएगी उसको क्या कहते हैं एपिफेलियन, इसको एपोर्जी और पेरिजी 2 नाम हो रहे हैं, अभी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर निकालना, तो आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये पूरी यहाँ तक ए होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर है, ए ई पे है, तो कितना कम है, ए माइनस से ए ई कर दो। ये चीज़ सिंपल से समझ में आई कि नहीं। देखो ए ई ऐसे होगा, ठीक है।
वैसे यहाँ पर आप देखोगे तो उसको ए में होना था, लेकिन ये क्या है, ये ए डिस्टेंस और दूर है, यानी कि ए से यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से, यहाँ जो मास है पहले यहाँ था प्लानट का, अब ये प्लानट यहाँ आ गया, तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं। तो R1 तो आपका ये हो गया मान दो ना, या फिर इसको RE डिस्टेंस जो भी देना है, चलो इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो R2 डिस्टेंस है उसको देखोगे तो क्या होगा, ये ए ही है और ये कितना क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो आपकी देखो कितनी हुई पूरी, है ना, आपकी कितनी हुई पूरी, ये मान लो यहाँ से डिस्टेंस देखोगे ना, यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो ए ही होगा, और ए तो ऐड करोगे तो ए प्लस ए ई। अब देखो इसमें लॉजिक भी सिंपल सा है, लॉजिक भी जो है आपका सिंपल सा है, क्यों भाई, यहाँ से आप देखो रहे हो बहुत पास है तो कुछ ना कुछ माइनस होगा, ठीक है। तो ए पूरी डिस्टेंस से हमने ए ही माइनस कर दिया, और यहाँ पर क्या हो, मान लो ए ई यहाँ होगा, ए जो है यहाँ होगा, ए ई यहाँ होगा, तो ऐड ही तो होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब इतना आया कि नहीं, अब इसको ऐसे लिखना होता है, ए को आपने कॉमन लिया तो पहले में आया 1 माइनस ई, और यहाँ पर ए को कॉमन लिया तो वैल्यू आई ए ब्रैकेट में 1 प्लस ई। अब यहाँ से समझ में भी आ रहा है, यहाँ प्लस हो रही है ई की वैल्यू, यहाँ माइनस हो रही है, समझ में आ रही है कि नहीं अच्छे से बात, ठीक है। अब देखो इनके जो नाम है, जैसे जो क्लोज वाला इसको कहते हैं पेरीफेलियन, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं आपका, इसको कहते हैं ए फेलियन, ठीक, ये याद रखना है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको एपोजी भी कहते हैं, एपोजी, और उसको पेरिजी भी कहते हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये पेपर में एक मतलब सेम ऐसे पूछ लेते हैं CBSE वगैरह बोर्ड में। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड लॉ देखेंगे, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड लॉ की, ठीक है, सेकंड लॉ। अब देखो सेकंड लॉ समझने से पहले ये भी समझो कि जो केपलर थे या फिर जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे इंडियन के हों चाहे आपके वेस्ट के हों ना, या कहीं के भी, तो उन लोगों ने सब चीज़ें क्या निकाली, क्योंकि अगर कोई भी आप लॉ पढ़ो तो कभी ये सोच के ना चलना कि हाँ इन्हीं भाई साहब का लॉ है। ऐसे एम्पियर का लॉ था, एम्पियर ने बता दिया था कि हाँ करंट ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी बेकार थ्योरी दी थी ना, जिसको सही किसने किया था, मैक्सवेल ने। अभी भी उनका नाम करंट के मतलब यूनिट जो है एम्पियर पे रखी जाती, मैक्सवेल चाहते तो कहते मेरे नाम पे रखो, क्योंकि मैंने बताया कि एक्चुअल में करंट होता क्या है, ठीक है। जो क्या कहते हैं ना गैप ऑफ करंट है, वो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था, ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। उस हिसाब से सेकंड लॉ केपलर्स ने पब्लिश केवल किया है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लोगों की है, तो आपको सबको क्रेडिट देते हुए चलना है। अब आपको अच्छे से समझना, तो ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो कैसे क्या था। तो जो ऑब्जर्वेशन आई, तो पहले सबसे ऑब्जर्वेशन जो आई, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं प्लैनेट, इलिप्टिकल मोशन करते हैं, पहली ऑब्जर्वेशन, तो पहला लॉ। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आई, दो चीज़ें उसमें, कि प्लैनेट्स सारे प्लैनेट्स की बात, प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व ना, डू नॉट हैव, सीधा लिखो, डू नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड, उनकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है। स्पीड की बात कर दी, वेलोसिटी तो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल मोशन में, हमने स्पीड की बात कर दी, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती ना, डू नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड। और एक पॉइंट दूसरा रखा इन्होंने क्या, कि अगर ऐसा क्यों होता है, अगर आप सन के पास हो तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर आप सन से दूर हो तो आपकी स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो आप लिखोगे स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस व्हेन प्लैनेट्स फार फ्रॉम सन, है ना। और यही स्पीड जो है आपकी इंक्रीज करेगी, स्पीड, अभी लॉ नहीं लिखा है, अभी आपको भूमिका बता रहे हैं, स्पीड इंक्रीजेस व्हेन प्लैनेट्स, है ना, क्या होते हैं आपके नियर टू सन या नियर फ्रॉम सन, नियर फ्रॉम सन, सन से बहुत पास होते हैं। अगर आप सन से देखोगे तो प्लैनेट बहुत पास दिखेगा। अब इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन को देख के जो उन्होंने लॉ बताया केपलर ने ना, उनके लॉ के देखो दो डिफिनीशन आप लिख सकते हो। पहली डिफिनीशन क्या है कि इन इक्वल एरिया स्वीप, स्वीप मतलब इक्वल एरिया कवर करना ना, आप लिखोगे इक्वल एरिया स्वीप बाई प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट हो, बाई प्लैनेट्स इन इक्वल, समझ रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, सेम समय में वो क्या करेंगे, सेम एरिया कवर करेंगे, अभी वो समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। और दूसरी चीज़ क्या है, जो इसकी एक डिफिनीशन है, जो मुझे लगता है कि वो नॉर्मली हमेशा ट्रू है, ठीक है। आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन से देखना कि ये हमेशा सही है या फिर वो डिफिनीशन, वो है एरियल वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स
ऑलवेज ट्रू, क्या होंगी? ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू नहीं, ऑलवेज कांस्टेंट ना, ऑलवेज कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट, ये चीज़ इन्होंने बताई। ठीक है, तो इसमें आप और लगा सकते हो, या ये डिफिनेशन लिखना, इक्वल एरिया स्वेप बाय प्लैनेट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर दूसरा क्या, अगर यहाँ प्लैनेट होगा तो स्वेप से लगा देना ना, ये तो इंग्लिश की बात है। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स ऑलवेज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी क्या होती है अभी सब जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जो चीज़ है इसको हम देखते हैं ये कैसे हुई है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो समझ में, देखो कैसे होती है। ठीक है, यहाँ बना ले हम लोग, बेकार बन गया है ना, ये यहाँ पर हमने बना लिया, ये तो आप साथ साथ नोट करते चल रहे हो ना, हमने इतना ही रख किया है यहाँ पर समझाने में आ जाए। तो देखो यहीं पर पूरी चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ पर सन है अपना, ठीक है, ये अपना सन है ना। अब वैसे तो वाइट होता है लेकिन इसमें समझाने के लिए वाइट में ब्लैक है। तो क्या हुआ, मान लो ये प्लानट अपना था पी पे, यहाँ से प्लानट यहाँ आया, समझना अच्छे से। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, ठीक है, अब एक वही प्लानट जो है वो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया। ये थोड़ा सा इसको और छोटा बनाओ, क्यों अभी बताएंगे ना, अगर किसी को लग रहा है कि छोटा क्यों बनाना है, ये जो एरिया इसको और छोटा बनाओ इतना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लैनेट अब यहाँ से यहाँ आया, वही प्लैनेट है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, और बीच में अपना सन है। तो देखो अब इसमें एक चीज़ जो है वो समझना, जो ये एरिया है, ये एरिया अगर मान लो यहाँ टाइम टी लगा, यहाँ टाइम टी लगा, तो जो ये एरिया है, ये एरिया ए है, तो ये एरिया भी ए होगा। अब देखो ये एरिया बहुत बड़ा है, सन से दूर है, तो इसको बहुत नैरो पतला होना चाहिए, और ये जो है इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल हो सकते हैं। तो वही डिफिनीशन जो हमने लिखी थी अभी, इक्वल एरिया स्वाइप होगा, मतलब इक्वल एरिया कवर होगा, स्वाइप माने कवर होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है सिंपल सी डिफिनीशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर तो ये पहली चीज़ को कवर अप करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ नहीं लिख सकते, जो एरिया है वो जो टाइम है उनका रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, मान लो छोटा सा एरिया डी ए है, तो डी ए बाई आपकी जो डी टी है ना, छोटा सा ये जो टाइम है, ये चीज़ कांस्टेंट होगी। अब देखो किसी को यहाँ पर डाउट है ऐसा कैसे हुआ, तो फिर समझना भाई, अगर इक्वल एरिया है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और दोनों चीज़ें हमेशा बराबर हैं, तो दोनों मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और जो सेम टाइम पे अगर चीज़ें इक्वल निकल रही, मान लो फिर हमने टाइम सेम लिया, फिर वो एरिया सेम ही निकला, फिर टाइम लिया, फिर एरिया सेम निकला, तो वो दोनों एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं बना रही हैं। समझ लो, मान लो 5 मीटर आपका क्या 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनेगा, है ना, अभी अच्छे से वो समझाएंगे आगे। तो इस हिसाब से ये कांस्टेंट होता है। लेकिन अब इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो ये है, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन से अच्छे से कवर होगा ना, अच्छे से समझ में आएगा। ये अपना सूरज है, यहाँ से देखो ये पहले प्लैनेट जो है यहाँ से चला, अब की बार एरिया A1 है और टाइम T1 है, समझना, एरिया A1 है, टाइम T1 है, इसने कुछ कवर किया। अब वही प्लैनेट है, ये प्लैनेट चल रहा है, ठीक, इसने यहाँ से यहाँ एरिया कवर की। अब वो प्लैनेट थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद प्लैनेट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। समझ रहे हो ना बात? इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, देखना। अब प्लैनेट जो है यहाँ पर है, P से इधर चला, ठीक है, यहाँ एरिया A2 है और टाइम लगा T2 है, ठीक है। अब ये प्लैनेट यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया प्लैनेट, ठीक, इसको ऐसे वो कर लिया कि पता चले अच्छे से। अब यहाँ पर जब आया प्लैनेट आपका, ये P यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर एरिया है A3 और टाइम जो है T3 है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था, बात ये करी थी, जो एरिया है आपका वो तब इक्वल होगा, वो तब इक्वल होगा जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। अब यहाँ देखो, जब यहाँ टाइम T1 है, यहाँ टाइम T2 है, यहाँ टाइम T3 है, समझ रहे हो बात? तो भाई सब जब यही नहीं सेम है तो आपका एरिया कैसे सेम होगा? तो ये चीज़ जो थी पहले वाली, उसकी कुछ लिमिटेशन नहीं आ गई, वहाँ तो तभी ट्रू होगा जब एरिया इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, एरिया इक्वल कवर हो और टाइम सेम हो। जब टाइम सेम होगा तब एरिया। लेकिन दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या कहता है, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट। अब इसको समझो। अब देखो इसके लिए पहले जो बात है, ये टर्म समझो, एरियल वेलोसिटी ये क्या होती है। देखो हमने नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ी है, उसमें क्या होता था, ऊपर डिस्टेंस रखते थे, नीचे टाइम। अब इसमें ऊपर एरिया रखना है बस, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात, तो ऊपर होगा एरिया, नीचे होगा टाइम। इसकी यूनिट कभी पूछ दे तो लिखोगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होती है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है, पहली बार बहुत लोगों ने देखा कि एरियल वेलोसिटी नाम की भी कोई चीज़ थी। अब प्लैनेटरी मोशन में इसको लाना जरूरी था, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। अब यहाँ से देखो, इसमें जो इनका लॉ है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब कुछ भी हो, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है, हाँ, वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन, ये फिगर बनाएंगे, कहेंगे बताओ A1 = A2 = A3 है, आप कहोगे कभी नहीं,
ठीक है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें खुद कहा है A1 A2 A3 तब इक्वल होंगे जब आपके टाइम सेम हो, टाइम ही यहाँ अलग है। और दूसरा आपसे कहेंगे बताओ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 है, यहाँ ये प्लैनेट जा रहा है V से, यहाँ पर आपका जा रहा है किसी वेलोसिटी से, और यहाँ पर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ये कभी नहीं सेम होगा। ठीक है, इसको नाम दे दो V1, इसका नाम दे दो V1 V2 V3 ना, वो तो आप समझी गए। ये भी कभी नहीं सेम होंगे। क्यों? हमने कहा था अगर आप सूरज के सबसे पास हो, अपने सन के सबसे पास हो, ये सन है ना, तो आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो V1 की सबसे ज़्यादा, V2 से उससे कम, और V3 की सबसे कम। सिंपल से लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, अब जो देखो सेकंड लॉ की बात है, इतनी आई समझ में। अब यहाँ पर होगा कि हाँ इसका यूज़ क्या है ये बताओ। तो सिंपल सा, यहाँ एरिया क्या था, A1 T1 था, यहाँ है तो सब एरियल वेलोसिटी, A1 अपॉन T1 कर दो एरियल वेलोसिटी, A2 अपॉन T2 कर दो एरियल वेलोसिटी, A3 अपॉन T3 कर दो एरियल वेलोसिटी। तो भाई आप हमेशा इनको इक्वल रखोगे, यानी कि A1 अपॉन T1 इक्वल A2 अपॉन T2 इक्वल A3 अपॉन T3, यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये लॉ जो है ये हमेशा वैलिड है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बस उसकी लिमिटेशन आ जाती है। ये लगता है मुझे, बहुत लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं ना, वो भी अपनी जगह सब सही है, ऐसी बात नहीं। बहुत लोग कहेंगे आपसे, मतलब जो बहुत टीचर्स हैं वो कहेंगे कि लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन देखने से जो पता लगता है वो हमने आपको बता दिया। अब ये बात आती है कि क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है, जो ये जो कॉन्स्टेंट है, ये केपलर ने बता दिया, हम लोग मान लें। देखो थ्योरी में चीज़ें आती हैं, उनको आप लोग मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थ्योरी का मैथमेटिकल प्रूफ भी चाहिए। तो अगले क्या कहते हैं, अगले स्लाइड में हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, इतना आप नोट करो अच्छे से। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रूविंग। ठीक है, सिंपल सी प्रूविंग है। क्या होगा, आपको प्रूफ करना है क्या, कि जो आपका ये है dA बाई dt, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये कांस्टेंट क्यों है। ठीक, एक तो ये आपसे ऐसे कहेंगे, या फिर कहेंगे सेकंड लॉ जो है उसको आप प्रूफ करो। सेकंड लॉ जो है आपके केपलर का, उसको प्रूफ करो, सेकंड लॉ प्रूफ। ठीक है, दो तरीके से ये आ सकता है। तो सिंपल सा देखो, इसको प्रूफ करना तो आपको एक इलिप्स बनाना पड़ेगा ये। हाँ, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आराम से प्रूफ होगा ना, इसको आपको आराम से प्रूफ करना, इसमें कुछ भी नहीं होगा, आराम से। यहाँ पर आपका ये सन है हमारा, ठीक है, बन जाता अच्छा खासा जैसा भी ये सन। ठीक है, अब यहाँ से मान लो ये है कोई प्लानट, यहाँ पर है r डिस्टेंस में। जो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान समझना है, ठीक है, ये प्लानट जो है हल्का सा चलेगा, ठीक, हल्का सा चलेगा, ठीक, हल्का सा एकदम। तो इसकी क्या होगी, जो एरिया होगी वो आपकी dA होगी। ठीक है, dA होगी, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद देखो, मान लो ये वेलोसिटी v से है प्लानट की, ठीक है, और इसने जो चला है वो स्मॉल टाइम dt में चला है। स्मॉल टाइम किसका, इतना, इसको टाइम कितना लगा, dt लगा। ठीक है, इसको टाइम कितना लगा है, dt। ये चीज़ आपको याद रखनी है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आप जानते हो अगर एरिया निकालना, इसको अगर यहाँ बना ले, इसको चीज़ को यहाँ बना रहे, ये देखो है बहुत उसके लिए हमने बनाया ऐसे है कि ये आपको ऐसा दिखे। अब बहुत कम टाइम के लिए तो ये आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा बिल्कुल। ये r है डिस्टेंस, है ना। अब आपको एरिया निकालना, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहीं से हर चीज़ होगी। देखो निकालना ही हमको एरियल वेलोसिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर बेस देखेंगे तो r है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपकी ये कितनी हो जाएगी भाई, ये नापना है, तो ये वेलोसिटी जा रहा था टाइम dt में, तो आप जानते हो क्या होता था, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v dt हुआ ये। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो भाई, हमको निकालना है बेस इंटू हाइट, तो बेस तो r दिख रहा है, लेकिन हाइट हमको ऐसे निकलेगी। ठीक है, ऐसे निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ सिंपल सी बात आप देखोगे, अगर इसको ऐसे आगे ले जाओगे तो ये थीटा होगा, अगर एंगल तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, और ये हाइट h है। यहाँ से h हाइट निकालना तो बच्चों का खेल है। h हाइट आप कैसे निकालोगे, है ना, आपको क्या निकालना है, साइन थीटा जो है उसको आप रखोगे h अपॉन v dt, तो आपको भी दिख रहा है h की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी दिख रहा है हिसाब साहब, v dt साइन थीटा, दिख रहा ना आराम से, v dt साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी, हाफ यहाँ पर r इंटू आपका कितना v dt साइन थीटा। देखो आना तो चाहिए ये 180 माइनस थीटा, तो भाई 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन का थीटा ही होता है, इसमें किसी दिक्कत नहीं। क्या अच्छा एक स्टेप और लिख दें क्या, हाँ, यहाँ पर 180 माइनस थीटा इतना ही लिखने की जरूरत है। सब बच्चे, आजकल बच्चे सब स्मार्ट हैं अपने। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी हुई इनकी, ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात ये आई है कि हमको इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगाना है, जो आप लोगों को आज से ध्यान रखना है, कि आप ये चीज़ देखोगे, अगर मान लो ये मोशन जो हो रहा है उसमें ये यहाँ से r डिस्टेंस है, तो ये r इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये प्लानट की वजह से जो फोर्स है, वो फोर्स आपकी जो लगेगी वो इधर लगेगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद आया कि हमने टॉर्क पढ़ रखा है, बिल्कुल। हाँ,
तो टॉर्क का सब लोग फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है, यहीं लिखें। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R.F, होता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखते हो जब ये हटता है डॉट तो RF साइन थीटा आता है कि नहीं, आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो है ये R उधर जाएगा, R जो है उधर जाएगा, और F जो फोर्स है सेंट्रीपिटल टाइप की वो अंदर लग रही है, ठीक है। इलिप्स भी तो आपका है तो एक राउंड फिगर ही। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 180 जो बनेगा, 180 की वैल्यू साइन की होती है 0। जैसे 0 हो गई तो टॉर्क हो गया 0। अब जैसे टॉर्क 0 हुआ, हमारा जो L है, L यानी कि एंगुलर मोमेंटम हो गया कांस्टेंट। और ये कैसे याद दिलाया था, सबको याद है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, जब फोर्स आपकी 0 होती तो मोमेंटम कांस्टेंट, वैसे जब टॉर्क 0 होता है तो L कांस्टेंट, यानी कि L की वैल्यू जो है mvr साइन थीटा, यही तो होती है वैल्यू भाई। mvr साइन थीटा होती है, r इंटू पी होती है, p की वैल्यू m इंटू वी होती है, और अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो mvr साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वैल्यू इसको याद रखना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखो, अब आपको एरिया, यहाँ पर एरिया से खेल करना था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, देखो ये एरिया लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख लें ना, इसको यहाँ लिख लें हम लोग, हाफ r ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। सब चीज़ें वैसे लिखी हुई हैं, v dt वैसे लिखा हुआ है, साइन थीटा वैसे लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ m से करो, जो चीज़ें हैं देखो याद रखने वाली तो कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, mvr, ये आपका क्या बन गया, mvr और साइन थीटा, इनको मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा L, जो कि है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, हमने देख लिया टॉर्क 0 है इसलिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व ही तो करना है, सिंपल सा। देखो DA है, इक्वल में DA है, इक्वल में जो है इसको यहाँ कर लेते हैं ना, तो DA जो है वो इक्वल में है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे जो ये पूरी वैल्यू है mv केवल dt को भी हटाओ, mvr साइन थीटा, ये आपकी हो गई L, ठीक है। और नीचे 2 और m यानी कि 2m हो गया। dt बचा हुआ है, यहाँ पर dt आता है, ये देखो dt बचा हुआ है, इसको यहाँ भेज दो। तो आपने देखा da बाई dt इक्वल हो गया, प्रूफ क्या करना था, da/dt कांस्टेंट, देखो वो इक्वल आ गया L/2m के। 2m प्लैनेट का मास है, मास तो m है लेकिन 2 लगा दिया तो दुगना मास प्लैनेट का, ये कांस्टेंट। और L को हमने कांस्टेंट प्रूफ किया, L को कांस्टेंट हमने अभी जस्ट प्रूफ किया यहाँ पर अच्छे से बता के। और कितना आसान कॉन्सेप्ट है, टॉर्क फोर्स यहाँ लग रही है, R उधर लग रहा है, एंगल 180 हुआ, अपोजिट एंगल बिल्कुल ना 180 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे अपोजिट जो एंगल होते हैं 180 होते हैं, एक जगह चलते हैं तो 0 होते हैं, तो वहाँ से आपका टॉर्क 0 हुआ साइन थीटा की वजह से 180, वहाँ से आपका ये क्या L कांस्टेंट, यानी कि L आपका कांस्टेंट 0 नहीं होता, L कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, अगर यहाँ से भी किसी तकलीफ है कि L कांस्टेंट क्यों होता है, तो सबने पढ़ा है टाउ इक्वल टू क्या होता है, dL/dt, ये पढ़ रखा है ना, जैसे फोर्स में पढ़ा था सेकंड लॉ फोर्स का ना, कि आपका जो फोर्स है वो इक्वल टू dP/dt होता है, सिंपल सी बात थी। अब देखो इसमें आप कुछ भी नहीं बचा, सेकंड लॉ पढ़ा दिया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब आपका जो आएगा सीधा थर्ड लॉ आपका आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। अब देखो हम क्या, आपका थर्ड लॉ से पहले एक चीज़ ये देख लें कि स्पीड ऑफ प्लैनेट्स की क्या होती है, एफिलियन में और आपकी पेरिफेलियन में, ये हम देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है, सिंपल सी। तो आपको ये इसमें देखने के लिए फिर से आपको ये फिगर लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ मान लो अपना सन है, ठीक है, यहाँ अपना सन है, ठीक है, ये ऐसे डिस्टेंस रहेगी, ये ऐसे। अब याद रखना पहले मास यहाँ पर रहेगा m प्लैनेट का, और यहाँ पर आ जाएगा बाद में, ये चीज़ याद रखनी। तो यहाँ जो स्पीड होगी वो होगी v1, और यहाँ जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी v2, ठीक है, बाद वाली स्पीड चेंज होगी। अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, ये चीज़ इतनी हुई, सन का मास हम लोग ms मानेंगे, यहाँ पर आप m मानना, कुछ भी मानना, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर ms मानना है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ है, हमको स्पीड ऑफ प्लैनेट्स निकालनी है, अगर वो एफिलियन में हो, पेरिफेलियन में हो, समझ रहे हो, या सबसे क्लोजेस्ट हो या फिर सबसे दूर हो, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। अब देखो क्लोजेस्ट और दूर का मतलब तो सब समझी रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस डिस्टेंस को हम कितना मान ले, इसको हम मान लेते हैं r1, और a1 की ये यहाँ पर v1 है ना, इसको हमने 1 वाली पोजीशन मानी, इसको 2 वाली पोजीशन, तो यहाँ पर जो है r2 मान लेते हैं, किसी को यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगाना है जो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहते हैं, कन्वर्ज है, या फिर जिसको कहते हैं वो आपका कांस्टेंट है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहाँ का जो मोमेंटम है L1 वो हमेशा इक्वल होगा दूसरी तरफ के मोमेंटम के, चाहे प्लैनेट कहीं भी हो। तो यहाँ आप केवल फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है mv1r1, यहाँ v1r1 इक्वल हो जाएगा m, अच्छा समझना, v आपका कितना होगा v2r2, ठीक है। इसके लिए v2r2, ये स्पीड नीचे जा रही है, ठीक है।
देखो मोमेंटम कंजर्व है, हमने यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं ली। क्यों? अगर वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो फिर वही होगा, यहाँ आपको प्लस माइनस दिखाना, ये सब नहीं करना। अभी हमारा जो है फोकस वो स्पीड निकालना, हम कौन सा वेलोसिटी निकालना है, हमको तो स्पीड से मतलब, उसमें हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना। यहाँ से आप देखोगे मास से मास कट जाएगा, हट जाने दो। अब देखोगे यहाँ पर अच्छे समझना, ये आपका V1 है, यहाँ पर तो V1 स्पीड है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कितनी है, V2 स्पीड है, ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे इसको V1 को आप ऐसे रख लो, ठीक है, R1 की और आपको इन दोनों की वैल्यू रख देनी केवल, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या आई थी, सबको याद होगा, अभी पहले निकाल चुके। R1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, यहाँ पर लिख लो, चाहे सीधा यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। R1 की वैल्यू कितनी आई थी, सबको याद होगी, A 1 प्लस कितनी आई थी, 1 प्लस E। अगर किसी को यहाँ कुछ भी डाउट हुआ तो खुद देखो यार, R1 बड़ा है तो यहाँ प्लस होगा, याद रखो R1 बड़ा है यहाँ प्लस होगा, और इक्वल में आप V2 रखोगे और इक्वल में आपका कितना आ जाएगा, A, अच्छे समझना, A 1 माइनस E, ठीक है, इसको फर्स्ट मानो। अब यहाँ से एक लॉजिक देखो, किसी को इसमें करने में तकलीफ हो, समझो हमारी बात, ये V1 है, ठीक है, ये कितना V2 है, ठीक है, V1 कहाँ दूर है, हाँ ठीक है, और ये V2 कहाँ आपके पास है, ठीक है। अब हमने एक बात कही थी, जो आपकी वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो पास जब संजोगे तो ज़्यादा होगी। अब बताओ ये क्वांटिटी कम है, हाँ कम है, तो इन दोनों ये बराबर कब हो सकती है, जब ये जाता हो। और देखो यहाँ से पता चल रहा है ये आता है, देखो कितना मतलब अच्छी चीज़ यहाँ से दिख रही है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर पहली वाली चीज़ को याद रखोगे। 1 माइनस E ये छोटी चीज़ है 1 प्लस E से, बिल्कुल। तो भाई इसको कवर अप करने के लिए A तो सेम है, कट जाएंगे, A सेम है, कट जाएंगे, काटना हो काट दो या फिर अभी ना काटो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको ऐसे पड़े रहने दो, क्योंकि नॉर्मल जो है आपको लास्ट में ये सब करके लास्ट में आपको बस V1 और V2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस इतना रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये A1 है, ठीक है, ये A लिखा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये 1 माइनस E है, यहाँ पर 1 प्लस E है, तो यहाँ पर अगर आपको कवर करना तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, ठीक है। अब लेकिन बात यही है, यहाँ से वैल्यू तो आई नहीं, तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है, यहीं हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बहुत लोग बैठ के आ जाएंगे कि भाई कंजर्व्ड कैसे है एनर्जी, तो अब इसमें फोर्स कौन सी लगती है प्लैनेटरी मोशन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसी फोर्स है, बहुत पहले बात की थी हमने 5th चैप्टर में, कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कैसी फोर्स होती है, इसमें कंजर्व हो एनर्जी, बस बता दिया, ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए यहाँ प्लैनेट स्टार्ट किया तो ये इनिशियल में आएगा U1 K1 इक्वल कर दो किसके, U2 K2 के। अब भाई यहाँ केवल आपको फॉर्मूले रखने हैं, U की वैल्यू क्या होगी, G/M अपॉन कितना, डिस्टेंस कितनी है, R1 है, R1 रख दो। ये देखो यहाँ R1 होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये एनर्जी है, माइनस लगाओ। K की क्या होगी, हाफ M, मास M ही है, कितनी है, V1 का स्क्वायर, ठीक। इक्वल में रखोगे यहाँ पर माइनस का G/MS, फिर से M, यहाँ लिखोगे R2, और प्लस यहाँ लगाओगे, फिर इसके लिए कर रहे हैं हाफ M V2 का होल स्क्वायर, कर दिया इतना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, बस देखो यहाँ पर एक चीज़ और करनी है आपको, अच्छे से समझना, यहाँ पर एक चीज़ और करनी है आपको, लग देना है ये वाली वैल्यू, R1 की जगह ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पर रख दो, तो आएगी A1 प्लस A। जब भी हमने कहा था ये काटो ना, अब देखो ये वहाँ पर जाके आराम से कटेंगे, और R2 की जगह रख दोगे, दिख भी रहा है ये बड़ी वैल्यू है तो यहाँ प्लस होगा, छोटी वैल्यू तो यानी कि 1 माइनस E रख दिया इतना, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये चीज़ हुई, ठीक है, इसको आप मानोगे सेकेंड इक्वेशन, इसको आप मानोगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब बात जब आएगी, जब आप इसको और इनको मिला के सॉल्व करोगे ना, तो आप लिखोगे ऑन सॉल्विंग, ये पेपर में एज इट इज़ लिख सकते हो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑन सॉल्विंग यहाँ तक जो पहुँच गए, यहाँ तक जिसने स्टेप कर दिया उसके लिए आगे की चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन सॉल्विंग जिस मतलब इससे यही ये करने से बस यही है कि नॉलेज पता चलेगी आपकी कितनी है, ठीक है। सॉल्विंग तो आती ही होगी, नॉलेज पता चलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमको दो वैल्यू निकालनी है, एक V1 की एक V2 की, तो V1 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, √G/MS अपॉन A। अब देखो इसमें पुरानी चीज़ें रिकॉल करो, बहुत मजा आएगा। वहाँ जो वेलोसिटी थी ऑर्बिटल वो क्या इसके ऊपर डिपेंड करती थी, मास के ऊपर, प्लैनेट के नहीं, यहाँ पर भी नहीं करेगी, देखना G/MS अपॉन A, ठीक है। A क्या है आपकी, A क्या है सबको पता है ना, A जो है हमारी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है, भूले तो नहीं, बीचों बीच से जो डिस्टेंस होती थी सेमी मेजर एक्सिस की, वो A है, ठीक है। और यहाँ पर आप 1 करोगे, देखो इसको ऐसे लिखना है, 1 V1 है। अच्छा तो यहाँ पर स्पीड किसकी ज़्यादा थी, V2 की V1 की, V1 की ज़्यादा थी ना, बस अभी इसका सबका फ़ायदा पता लगेगा। यहाँ 1 माइनस आपको रख देना है E और नीचे रख देना है 1 प्लस E, ठीक है, ठीक है। अब V2 की वैल्यू निकालनी है आपको, V2 की, V2 यहाँ पर है,
तो वी सन के पास यानी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप रखोगे G/m/s/a, ठीक है। मास ऑफ सन है ms, 1 + e/1 - e, ये आ रहा है ना नीचे तक, ठीक है। तो 1 + e, अब यहाँ पर 1 + ऊपर देखो, यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी, मतलब ये छोटा हो जाएगा। और यही तो हमको चाहिए, जो सूरज से दूर है, सन से दूर है, उसकी स्पीड कम हो और जो सन के पास है उसकी स्पीड ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केवल कुछ नहीं करते, आपसे सॉल्व भी नहीं कराते हैं, बस ये जिसको 2 फॉर्मूले याद हैं और मैंने तरीका भी बता दिया। देखो Gm/a, ये तो वेलोसिटी होती थी, Gm/ नीचे स्पीड, यहाँ r मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलिप्स में क्या करते हैं, हमेशा डिस्टेंस को a या b मानते हैं, तो हमने a माना है। उसके बाद देखो ये जो चीज़ है, ये जो ई आया है, ये इलिप्स की क्वांटिटी है, ये आती रहती हैं, ये इलिप्स में हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये बस इतना है, देखो सेम वही है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं इन दोनों वैल्यू को 0 रख दो, खुद सोचो, अगर इन दोनों वैल्यू को 0 रख दें तो कौन सा केस आ जाएगा, सर्कल वाला। मतलब पूरा फॉर्मूला कैसा बन गया, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला। तो देखो पूरी हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन किया गया है इसमें, समझ लो। मतलब ये फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आप इसको 0 रख दो ई को, तो आपकी वैल्यू सर्कल वाली बन जाएगी। अगर ई नहीं 0 है तो आपकी जो क्वांटिटी आएगी, जो भी है ना, वो आपकी कैसी होगी, वो इलिप्स के फॉर्म में आएगी। अब हम लोग देखेंगे अच्छे से थर्ड लॉ। अब देखो हमको अब देखना है थर्ड लॉ, ठीक है। कौन सा लास्ट लॉ है आपका, ये केपलर का थर्ड लॉ, और ये बहुत फेमस लॉ है ना, इसको कहते हैं कि ये फेमस लॉ है, बाकी तीनों लॉ में इसका अलग ही स्थान है, ठीक है। ये आपका थर्ड लॉ। तो इसमें सिंपल सी बात होती है कि आपसे कहते हैं जो टाइम है प्लैनेट के मोशन का, वो उसका स्क्वायर जो है, यही सिंपल सी मीन है, वो आपके प्लैनेट के मोशन के डिस्टेंस के मीन के क्यूब के बराबर होगा। देखो अभी नहीं समझ में आया, सॉल्व करके अच्छे समझ में आएगा। टाइम का स्क्वायर कर दो, वो जो डिस्टेंस के क्यूब के बराबर है, बस इतना है। अब देखो इसको कैसे, ऐसे समझो, मान लो ये अपना सन है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लैनेट ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा, दूसरा ऐसे रिवॉल्व कर रहा, तो इसकी डिस्टेंस r1 है और इसकी डिस्टेंस r2 है प्लैनेट की, ठीक है। इसको टाइम लग रहा है आपका t1 और इसको कितना लग रहा है, इसको आपको लग रहा है t1, है ना, इस वाले को t1, इसके पास ही लिखो ना t1, और इसके लिए t2, ठीक है। तो इसको ऐसे आप दिखा सकते हो कि t2/t1 कुछ भी लिखो ऊपर नीचे, उससे फ़र्क नहीं, इक्वल है आपके r2/r1 के इसके क्यूब के, ये चीज़ है, ठीक है। इनकी डिस्टेंस के ये क्यूब के बराबर है। तो इसमें देखो पहला केस जो लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में है, लेट सपोज, मतलब ये पहले तो थर्ड लॉ को थोड़ा सा गलत करते हैं हम लोग। लेट सपोज प्लैनेट रिवॉल्व्स इन सर्कल, ठीक है। तो भाई ये तो पहले लॉ की अवहेलना हो गई, उन्होंने कह दिया कि सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, इससे पता 2 मिनट के अंदर प्रूफ होगा। लेकिन फिर हम असली वाली प्रूविंग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मतलब रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, ये मान लो ये भाई सन है बीच में, देखो ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेन बताना है, यहाँ पर आपका कोई प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ कोई प्लैनेट है ना आपका, ठीक है। डिस्टेंस इसको r मानते हैं हम लोग, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc लगती है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लगती है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये किया है, 2-3 लेक्चर में किया, Fg = Fc होता है, ठीक है। Fg की क्या है, Gm, ये सन का है, और ये इसका Gmm/r², ठीक है, इक्वल किसके हुआ, सेंट्रीपिटल यानी कि mv²/r, किया इतना, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो r की v की वैल्यू कितनी आ जाती है, √, मास से मास कटता है, Gm/r, ये आ जाती वैल्यू आपकी, ठीक है। ये इतनी आ गई। अब यहाँ से क्या होता है, अगर टाइम पीरियड निकालना होता है तो टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हो, 2πv आप क्या कर देते हो, आप ये रखते हो v होता है, यही तो होता है टाइम का फॉर्मूला, 2πr, ऊपर जितनी लेंथ है, ऊपर जितनी आपने जितना रिवोल्यूशन किया अपॉन जितना आपका वो वेलोसिटी होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, दूसरा होता है रिवोल्यूशन आपका, वो तो उसका होता है फ्रिक्वेंसी का, रिवोल्यूशन अपॉन टाइम, तो होता है जितना आपने चला अपॉन में कर दो स्पीड, कितनी स्पीड में चला, तो v रखते हैं, तो वैल्यू करते हैं 2πr। ये बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए वो वाला आराम से बताया जाएगा, ठीक है। तो 2π, अब ये जो r है, ये r को यहाँ से हटा दो, ऊपर ले जाओगे तो r1, और जो उससे हटता है आपके क्या कहते हैं, अंडर रूट से, तो उसकी वैल्यू आती है 1/2, जोड़ के 3/2। अब इन सबको आप कांस्टेंट मानो, इस सारी पूरी चीज़ को कांस्टेंट मानो, सब कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट। तो t की जो वैल्यू है वो क्या, t की वैल्यू आती है किसी k कांस्टेंट, r की वैल्यू 3/2 के, हाँ ठीक है।
और अगर इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल आ जाता है इसके। हमने देखो ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी, ये के कांस्टेंट कोई है, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गई और बहुत क्या कहते हैं मिनटों में प्रूफ हो गई। लेकिन जो बड़े एग्जाम से या फिर सीबीएसई में भी बहुत बार आपसे इलिप्स में प्रूविंग पूछेंगे, तो उसको अब हम करेंगे जो मेन है, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। अब देखो हम देखेंगे आपका ये इलिप्स के लिए कैसे होगा, यही प्रूव करेंगे इलिप्स के लिए, ठीक है। तो आप समझना, फिर से वही आप अपना इलिप्स वाला लेंगे, सर्कल वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका कहीं सन है ना, प्लैनेट है, उसके लिए डिस्टेंस है ना, सेम वही वाला केस है। तो इसमें आपको करेंगे हम यूज़ करके सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे और इसको करेंगे। तो सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि जो आपका डी ए है, डी ए अपॉन डी टी जो है वो इक्वल होता है आपका किसके, एल अपॉन 2m के, होता है कि नहीं, ठीक है। बस इसी का यूज़ करना है, आपका सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कि इसको प्रूफ करना, तो कुछ चीज़ें जो हम बोलने वाले वो आपको एकदम अपने दिमाग में बसाना है। पहली बात, अगर ये जो है अर्थ, मतलब ये जो अर्थ है, प्लैनेट कुछ भी मान लो, ये पूरा चक्कर लगा के जब यहाँ पर आएगी तो एक रिवोल्यूशन होगा बिल्कुल। और जो इलिप्स का एक रिवोल्यूशन होता है, एक जो उसका एरिया आता है पूरे इलिप्स का, उसकी वैल्यू होती है पाई ए बी। ये आपकी सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस। तो ये एरिया आपको याद रखना है, ये इलिप्स के 1 रिवोल्यूशन का होता है, 1 रिवोल्यूशन का, ठीक है। ये होता है 1 रिवोल्यूशन का, या फिर 1 रिवॉल्व करता है तो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू रखनी है 1 रिवोल्यूशन की, पाई ए बी। यहाँ लिखोगे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू एरिया स्वेप्ट, लिख देना है यहाँ पर, ये तो हमने बता ही दिया, अपॉन डी टी। अब टोटल टाइम जो लगेगा तो डी टी तो होगा नहीं, तो वो हो जाएगा टी। देखो यहाँ लिखने के बाद हम ये कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहीं लिखे रहने दो। हमने इसके बाद समझाया कि दूसरा स्टेप कैसे हुआ। अब एल की जगह आप क्या लिखोगे, देखो एल की जगह सिंपल से क्या लिखना है, MVR लिख लिया, ठीक है। अपॉन में आप क्या करोगे, अपॉन में यह देखो यहाँ पर जो है आर की वैल्यू अभी हम धरेंगे वो कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में 2m लिखा, ठीक है। किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, m से m कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, हाँ। अब यहाँ जो चीज़ें लिखनी है आप अच्छे से देखना, क्या चीज़ें हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे देखो, r की वैल्यू, v की वैल्यू। अब यहाँ देखना, जो हम r की और v की वैल्यू रखेंगे आप उसके जस्ट अपोजिट रख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक, याद रखना, ठीक। तो पाई ए बी अपॉन टी यहाँ पर ऐसे रखा रहेगा, ठीक है। और m ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 लिखा है इसको लिखे रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सबसे। v की वैल्यू पहले तो r की लिखोगे a 1 प्लस आपका क्या होता था, e होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब v की वैल्यू रखोगे अंडर रूट GMS अपॉन a रखना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप प्लस वाली रख रहे हो तो यहाँ माइनस की रखोगे, वो तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना, वो तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है। हम ये वाला केस लेंगे, कौन सा केस ले रहे हो उस हिसाब से देखना है। तो यहाँ आएगा 1 माइनस ई और यहाँ पर आपका 1 प्लस ई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक चीज़ देखो, क्या करना है यहाँ पर, आपको पूरे का स्क्वायर कर देना, तब ये हमारा ये हट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखना, तभी पूरा अच्छे से आ पाएगा। पाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में गए, ठीक है। अब ए जो है और यहाँ पर जो है एक ए कट जाएगा, ये जो ए है ये से कट जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं ना, तो इसको हटा ही देते हैं सीधा, इसको हमने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, हमने पहले इन दोनों को काट दिया तो ए चला गया, अब आगे का प्रोसेस किया। तो यहाँ पर ये चला गया, इसको ऐसे रखो। अब आया यहाँ पर 1 प्लस ई का स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आया जी, ये क्या था, इसमें तो मल्टीप्लाई में ना ये, ठीक है। तो GMS आया, ठीक है। अपॉन में आपका क्या ए आया, फिर वहाँ 1 माइनस ई और आपका क्या है, अच्छे से देखना, 1 माइनस ई और क्या आया 1 प्लस ए आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक आया। देखो यहाँ से एक एक स्टेप जो है आपको अच्छे से देखना है, तभी पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, आइए बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेप है ये पूरा स्टेप आगे जाएगा, ऐसे चलना है। तो यहाँ पाई का स्क्वायर तो हम लिखेंगे, जो बी स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, तो लेक्चर्स के शुरुआत में बताया था कि जो आपका बी स्क्वायर होता है, इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन होता है वो ऐसे होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ अच्छे समझना, कहीं ध्यान नहीं भटकाना, ठीक, एकदम केंद्र रखो तब अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या, अपॉन में टी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल में गए हम लोग, बिल्कुल गए। अब यहाँ तो देखो ये 1 प्लस ई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 1 प्लस ई स्क्वायर से एक ई स्क्वायर कट गए, देखो समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो 1 प्लस ई यहाँ लिखा। अब इसके बाद GMS अपॉन ए जो है, अब ये जो ए है इसको हम इधर भेज दें, भेज सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर एक इसकी जगह ए क्यूब कर दो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सारे स्टेप। देखो एक एक स्टेप 2 3 बार बता रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो,
ठीक। अब यहाँ तक क्या है, ये GM अपॉन ये इतना है, इसको लिखो एज इट इज़, ए को उधर भेज चुके हैं, बिल्कुल ठीक। अब इसके आगे ये भी कर चुका है, बिल्कुल। अब आप लोग देखो यहाँ पर 1 + e ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1 - e। अब ये तो भाई बहुत बच्चों वाली क्लासेस में पढ़ा था, 1 + e 1 - b, a + b a - b, और यहाँ a² - b² लिखा है, नहीं दिख रहा क्या? अब देखो दिखेगा, लग गया 1² यानी कि a² - b²। तो इसको सीधा इसके साथ काट दो, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम t² को उधर भेज दें, अब ये इतना स्टेप ऊपर जाएगा, ठीक, ये जो स्टेप है ऊपर जाएगा भाई, t² को उधर भेज दिया, t² को हमने, या फिर t² को अपनी जगह रखो, ये t², हाँ इस t² को उधर भेज दिया है, फिर इसको अपने इधर रख दिया साइड में, ठीक है। इक्वल में कितना आएगा, जो पाई है क्यूब है t² के इधर है ना, तो ये हमेशा सामने होना चाहिए, और ये इक्वल में हमेशा सामने होना चाहिए, तो पता ही है। तो आपका π² = a³ हुआ, बिल्कुल। अब ये जो GMS था ये क्या हो गया, देखो सामने है, तो ये हमेशा आपके सामने रखो इसको, ये जो है t² के क्या इसमें है, तो इसको मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको GMS को नीचे रखो। अब सबको दिख रहा है कि ये पूरा और ये पाई ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है, बिल्कुल। तो GMS ये पूरा कांस्टेंट हुआ, t² आपका इक्वल हुआ k a³ के। अब यहाँ से आपने अगर इसको कांस्टेंट हटाओगे तो सीधा सा t² प्रोपोर्शनल हो गया a³ के, हुआ। देखो ये प्रूफ करना था हमको, तो देखो इसमें कोई भी स्टेप हम लोगों ने छोड़ा नहीं, अगर कोई भी स्टेप छोड़ता तो ये आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो हम लोग लेंगे, ये जो केस था r की जगह, इनको हमेशा अवोचित रखना। अगर वहाँ पर आप 1 + r की जगह 1 - e वाला केस लोगे तो यहाँ प्लस लगा देना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो आज का लेक्चर ये बहुत लंबा चला है ना, और ये जो हमारा चैप्टर था ये बहुत लंबा चला, लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर ये चैप्टर आप किसी कोचिंग में पढ़ोगे जाके तो 1 महीना ले जाता है, और उसके बाद भी आपको टीचर जो है वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। जैसे हमने आज स्पीड पढ़ा, बहुत लोग स्पीड नहीं पढ़ाते ना, स्पीड वाला टॉपिक पहले लिखा हुआ था, तो बहुत लोग स्पीड नहीं पढ़ाते, हमने आपको स्पीड बताई, और स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा JEE मेंस और नीट में पूछा जाता है, वो भी बताया। अब क्या करना है, देखो इसके सबके आपने नोट्स बनाए होंगे ना, जो अच्छा बच्चा है वो तो नोट्स बनाएगा ही ना, बाकी जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो वो भी बाद में आपको नोट्स उसके बनाने हैं, ठीक है। नोट्स क्या होगा, आप रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात क्या है, आप जो इतनी तैयारी की, जिसने ये 9 लेक्चर 10 लेक्चर पूरे देखे, ठीक है, 10 लेक्चर कम से कम हुए, जिसने ये पूरे देखे, अब उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, NCERT के सारे सवाल लगाओगे। उसके बाद हम भी एक सीरीज़ लाएंगे, मतलब अभी चली रही है सारे चैप्टर की सीरीज, जैसे मान लो सारे चैप्टर चल रहे हैं, वैसे सारे चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन की सीरीज चल रही, तो इसकी भी आएगी एक 1.5 घंटे की क्लास, तो उसको आपको देखना है, उसमें अच्छे से हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहोगे, चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और हमको क्या कहते हैं, हमारे जो अदर्स चैनल है उनको भी आप शेयर करना, एग्जाम लेजर्स नाम से। जय हिंद।